नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेटनेट अध्ययन में जो हमारा 7 अप्रैल को अ, महाराष्ट्र सेट पेपर होने वाला है, परीक्षा होने वाली है। उन महाराष्ट्र सेट में जो हिंदी सब्जेक्ट है, उस हिंदी विषय के हम PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। यह जो है यह हम प्रश्न पत्र PYQ जो पिछले 2 वर्ष का हम देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी यहाँ पर कहानियों का संगत वर्ग पहचानना है हमें। अभी पहला पढ़ते हैं तो दुलाई वाली देवरानी जेठानी की यह तो नहीं है, क्योंकि दुलाई वाली कहानी है, देवरानी जेठानी की कहानी यह उपन्यास है, यह नहीं हो सकता हमारा। यह हो गया राही आकाशदीप अपना अपना भाग्य चिप की दावत, यह जो है यह कहानियों का संगत क्रम है, यानी इसमें सभी कहानियाँ हैं। इसमें भी दिल्ली दरबार दर्पण यह भी निबंध है, इसमें उसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का संगत वर्ग। अभी ये पहले प्रश्न में हमें कहानियाँ पहचानना था, और अब यहाँ पर हमें उपन्यास कौन से है वह पहचानना है। उपन्यास पहचानना है हमें। पहला जो है वह है दुलाई वाली कहानी है, यह भी नहीं है। कंकाल, गोदान, महिला आंचल और तमस यह उपन्यास यह सही है हमारा। इसमें है ठकुरी बाबा निबंध है महादेवी वर्मा का, यह भी नहीं है। गोदान आपका बंटी, पिता और राही कहानी है, यह भी नहीं है। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग पहचान, यानी यहाँ पर भी हमें कहानियाँ पहचाननी है कि कहानियाँ कौन कौन सी है। एक मिनट। कहानियाँ कौन कौन सी है पहचानना है। इसमें है देखो, परिंदे, कोशिका घटवार, कानों में कंगना राही, और यह जो है कहानियाँ है। लेकिन यहाँ पर धरती धन्ना अपना, परिंदे, कोशिका घटवार, धरती धन्ना अपना यह जो है यह उपन्यास है, यानी यह नहीं है। उठ जाग मुसाफिर यह भी नहीं है कहानी। कोशिका घटवार महाभोज उपन्यास है, यह भी नहीं है। तो हमारा जो सही है वह सही है हमारा ऑप्शन क्रमांक ये। इसमें परिंदे, कोशिका घटवार, कानों में कंगना राही यह कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का संगत वर्ग कौन सा है। संगत वर्ग यदि हम पढ़ते हैं तो वैसे यह सभी इसके भारतेंदु के नाटक है, लेकिन मौलिक नाटक कौन से है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक नाटकों का ये विषयोमोधम, नील देवी, सती प्रताप और चंद्रावली यह भारतेंदु के मौलिक नाटक है। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सात्विक भाव का संगत वर्ग है। अभी यहाँ पर सात्विक भाव दिए हुए और सात्विक भाव के संगत वर्ग कौन सा है यह हमें बताना है। तो इसमें है रोमांस, वैवर्ण्य, स्वेद और वेपधु, यह जो है ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही होगा। यह सात्विक भाव का संगत वर्ग है। सात्विक भाव जो है रोमांस, वैवर्ण्य, स्वेद और वेपधु में पाए जाते हैं सात्विक भाव। तो अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा वर्ग संगत, यानी यहाँ पर द्विवेदी युग के निबंधकार दिए हुए हैं और उसमें से सही कौन सा है यह हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसके बाद श्याम सुंदर दास है, सरदार पूर्ण सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी है। तो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सही होगा। यहाँ पर शिवपूजन साय गलत है, यह नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी शिवपूजन साय है, यहाँ पर भी शिवपूजन साय है। जहाँ जहाँ पर शिवपूजन साय नज़र आता है वह ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शिवपूजन सहाय जो है वह ऑप्शन क्रमांक डी में नहीं है। तो ऑप्शन क्रमांक डी में कौन से? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, श्याम सुंदर दास है, सरदार पूर्ण सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी यह द्विवेदी युग के निबंधकार है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
और डॉक्टर डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं का संगत वर्ग। अभी डॉक्टर शिवदान सिंह की रचनाओं का कौन सा संगत वर्ग है, सही वर्ग है या कालक्रम है, तो वह है देखो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना, आलोचना के मान और साहित्य आलोचना अनुशीलन, यह हमारा सही है। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और सब कुछ देखना है, इसलिए मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, तो सिर्फ उत्तर बताते चलूँगा। तो साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना, आलोचना के मान और साहित्य अनुशीलन, यह हमारा उत्तर सही है, ऑप्शन क्रमांक बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्त्री आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है। अभी यहाँ पर स्त्री आत्मकथाओं के संगत वर्ग में है देखो एक कहानी यह भी, पिंजड़े की मैना, कस्तूरी कुंडल बसे और अन्य से अनन्या, यानी ऑप्शन क्रमांक हमारा सी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का संगत वर्ग है। अभी यहाँ पर पाश्चात्य काव्य संग्रह दिए हुए या उसमें का जो संगत वर्ग है वह पहचानना है। इसमें ऑप्शन क्रमांक हमारा बी सही होगा। रिपब्लिक, पोएटिक्स, इथेंटिक्स, सेक्रेटवुड, यह हमारा ऑप्शन क्रमांक बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय काव्यशास्त्र आचार्यों का संगत वर्ग। अभी भारतीय जो काव्यशास्त्र है उसमें से जो है वह कौन से प्रथम, द्वितीय ऐसे आते हैं, तो विश्वनाथ यह प्रथम नहीं है, जगन्नाथ यह भी प्रथम नहीं है, आनंदवर्धन यह भी प्रथम नहीं है, लेकिन भरत मुनि जो है यह प्रथम आते हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि जो है प्रथम बी नंबर में हमें दिखाई देता है। भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, यह क्रम सही है हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 11 नंबर का प्रश्न है अगला हमारा, एक मिनट। निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का काल क्रमांक सही क्रम पर लगाई, यानी जो प्रेमाख्यान काव्य है उसका काल क्रमांक प्रकाशन वर्ष के साथ या काल क्रम से सही क्रम लगाना है। तो सबसे प्रथम जो है हंसावती आती है, चंदायन, पद्मावती कथा और सत्यवती कथा, ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठे से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजक ध्वनियों का सही क्रम। अभी यहाँ पर उच्चारित व्यंजक ध्वनियों का सही क्रम हमें पहचानना है। तो इसका है देखो ऑप्शन क्रमांक ये इसका सही है। कंठे, तालव्य, यानी उच्चारण करते समय सबसे पहले कंठ का उपयोग होता है, फिर तालव्य का, फिर वत्स्य का और फिर दंते और ओष्ठे का होता है। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम है। अभी रामचंद्र शुक्ल ने जो फुटकल रचनाओं का, भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम बताया है वह हमें पहचानना है। तो इसमें है देखो फुटकल रचनाओं में हिम तरंगिनी, सुदामा चरित, माधवानल, कामकनला और हनुमान नाटक, यह जो क्रम, ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखो जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम, यानी जीवन काल की दृष्टि से इनका सही कालक्रम हमें पहचानना है। तो इसमें से है देखो सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर और सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशनारंभ वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, यानी प्रकाशन वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है सबसे प्रथम माधुरी, मनोरमा, कल्याणी, सुधा, यह ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर कवियों का सही यानी जन्म काल के आधार पर कवियों का सही क्रम हमें पहचानना है। तो इसमें है देखो यहाँ पर रहीम, बिहारी लाल, मोतीराम और घनानंद, यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही कालक्रम पहचाने। अभी सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं है उसका सही कालक्रम हमें पहचानना है। तो इसका है देखो सबसे प्रथम सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है, शिल्पी नहीं है, उत्तरा भी नहीं है और स्वर्ण भी नहीं है,
लेकिन यहाँ पर ग्राम्य जो है, ग्राम्य यह उनकी रचना प्रथम आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कविताओं का कालक्रमानुसार सही क्रम पहचानें। अभी जो कविता दी है उन कविताओं का सही क्रम हमें पहचानना है, प्रकाशन वर्ष यानी कालक्रम यानी प्रकाशन वर्ष ही। तो प्रिय प्रवास जो है वह सबसे प्रथम आती है। जिसमें हमें प्रिय प्रवास प्रथम क्रमांक पर नहीं दिखता वह हमें निकाल देना है। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा निकल गया। वैदेही वनवास यह भी निकल गया। चुप्त चौपदे यह भी नहीं है। तो प्रिय प्रवास सबसे प्रथम ये ऑप्शन में दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रवसुन, चुप्त चौपदे, वैदेही वनवास यह जो है क्रम सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। अभी यहाँ पर उपन्यासों का सही अनुक्रम बताया है। तो यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा और गोदान, इसमें से कौन सा प्रथम है? बाण भट्ट की आत्मकथा प्रथम नहीं आता है, यह निकल गया। इसमें भी आप गोदान यहाँ पर 2 जगह दिया हुआ है। अगले का एक मिनट, यहाँ पर अगला जो है गोदान, झूठा सच, बाण भट्ट की आत्मकथा और तमस, और यहाँ पर जो है तमस भी गोदान के बाद लिखा गया है। तो तमस भी हमारा ऑप्शन क्रमांक डी भी गलत हो जाएगा, यह भी निकल जाएगा। अभी यहाँ पर गोदान दिया हो, यहाँ पर भी गोदान है। अभी इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक दो में देखते हैं। झूठा सच प्रथम आता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हमारा प्रथम आता है और झूठा सच या इस उपन्यास में तमस के बाद का है। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। यानी भगवती चरण वर्मा के जो उपन्यास है उसका हमें सही अनुक्रम पहचानना है या सही कालक्रम लगाना है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। भी भूले बिसरे चित्रलेखा, आखिरी दांव, सबही नचावत राम गोसाई, यह ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम। यहाँ पर भी उपन्यासों का हमें सही क्रम पहचानना है। तो इसमें है देखो, सही क्रम पहचानेंगे हम। तो इसमें हमारा 21 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक का हमारा बी सही है। परख, कर्मभूमि, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, यह ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम। अभी प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है हमें। तो प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताते हुए यहाँ पर जो है पूस की रात उनका प्रथम कहानी संग्रह नहीं है, सवा सेर गेहूँ यह है, और कफन यह नहीं है। कहानी कफन जो कहानी है वह हमें सवा सेर गेहूँ के बाद नहीं आती है। तो ऑप्शन क्रमांक ये जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। अभी यहाँ पर भीष्म साहनी के नाटक दिए हुए हैं और भीष्म साहनी के नाटकों का हमें सही अनुक्रम पहचानना है। एक मिनट, हाँ, भीष्म साहनी के नाटकों का हमें सही अनुक्रम पहचानना है। तो यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न, तो इसमें जो है उसका प्रथम नाटक है हनुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीरी, ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचनाओं का कालक्रमानुसार क्रम, यानी जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है कालक्रमानुसार हमें पहचानना है या सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रायश्चित नाटक है वह प्रथम आता है। आजाद शत्रु, कामना और स्कंदगुप्त, यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी डी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का सही क्रम। अभी यहाँ पर दलित लेखक दिए हुए हैं और दलित लेखकों की जो आत्मकथा, सबसे प्रथम दलित आत्मकथा यहाँ पर कौन सी दिखाई देती है? झूठन के बाद हद से, तिरस्कृत और मुर्दहिया अंतिमतः आती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा। नहीं, एक मिनट, ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर हमारा सी सही होगा। झूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दहिया, यह हमारा ऑप्शन क्रमांक सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 26 नंबर का प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दलित आत्मकथाओं का सही क्रम, यहाँ पर दलित आत्मकथाओं का हमें सही अनुक्रम पहचानना है। तो इसमें से है दलित आत्मकथाओं में सबसे प्रथम आता है मैं भंगी हूँ, झोपड़ी से राजभवन तक, झूठन, मेरी पत्नी और भेड़िया। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा, ऑप्शन क्रमांक बी नहीं, ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर हमारा जो है डी सही होगा। मैं भंगी हूँ, झूठन, झोपड़ी से राजभवन तक, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर आलोचक का जन्म क्रम, जो भी आलोचक है उन आलोचकों का जन्म काल के आधार पर सही क्रम हमें पहचानना है और हम पहचानेंगे। इसमें है देखो, सबसे प्रथम जो है जन्म काल के आधार पर रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नामवर सिंह और मैनेजर पांडे। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम, यार ये यहाँ पर कविताएं दी हुई है और कविताओं का सही अनुक्रम हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा और गीत फरोश, यहाँ पर जो है गीत फरोश हमारा अंतिमता आएगा। तो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का और वह है देखो, पढ़ते हैं निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। या भी काल क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के आधार पर या काल क्रम के आधार पर हमें इसका सही क्रम पहचानना है। तो इसमें से जो है रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से आई.एस. रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही अनुक्रम। अभी रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें पहचानना है। उसमें है देखो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, साइंस एंड पोएट्री, ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दी फिलोसॉफी ऑफ रिमाइंड रेटोरिक, यह ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो स्थापना और तर्क के यहाँ पर प्रश्न आए हैं। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, समीक्षा कर्म सृजनात्मक लेखन पर आश्रित होते हुए भी स्वतंत्र सृजन है। यानी यहाँ पर समीक्षा कर्म सृजनात्मक समीक्षा कर्म सृजनात्मक लेखन पर आश्रित होते हुए भी स्वतंत्र सृजन है। तो यह सही है, मेरे ख्याल से स्थापना सही है। अभी तर्क क्या कहता है, सृजनात्मक लेखन और समीक्षा कर्म भिन्न है, यह भी सही है। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही होगा। तो अगला 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद समस्याओं का चित्रण बड़े कौशल से करते हैं किंतु उचित समाधान नहीं दे पाते। अभी यहाँ पर जो है प्रेमचंद स्थापना क्या दिया हुआ है, प्रेमचंद जो है स्थापना ऐसी दी हुई कि प्रेमचंद जो है समस्याओं का चित्रण बड़े कौशल से करता है, बड़े कुशलता के साथ समस्या बताते हैं लेकिन उचित समाधान नहीं दे पाते। तो यह जो है सही होगा। वस्तुतः सुधारवादी प्रेमचंद युग की सीमा थी, यह भी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर भी ये सही है, दोनों सही है, स्थापना और तर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विवेक शून्य हो। यानी जो कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विवेक शून्य हो। तो कला मात्र के लिए जो विवेक शून्य है वही साहित्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यह हमारा गलत है, स्थापना। अभी तर्क क्या बताए, कला विवेक से पलायन है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर जो है स्थापना और तर्क हमारा गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अह का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। अभी नई कहानी में जो व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ का व्यक्ति का जो अह भाव होता है उसका चित्रण मुख्यतः हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। अब इस तर्क क्या, नई कहानी में इसे व्यापक सामाजिक स्वीकृति मिली है, यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही होगा, स्थापना और तर्क दोनों सही है, दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है 35 नंबर का। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, तो यह जो है सही है स्थापना। तर्क क्या कहता है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, यह भी सही है, तो दोनों यहाँ पर भी सही है, तर्क और स्थापना। अगला प्रश्न है, स्थापना में स्वच्छंदतावादी कला अंत प्रेरणाओं का मूर्त रूप है। जो स्वच्छंदतावादी कला है वह कला अंत प्रेरणाओं का मूर्त रूप है, तो स्थापना हमारा यहाँ पर सही होगा। 1 मिनट, सही होगा। तो आत्मा अभी तर्क क्या कहते हैं, आत्मा के अज्ञात क्षेत्रों में विचरण की स्वच्छंदतावाद का सुखद अनुभव है, यह भी सही है। तो यहाँ पर भी हमारा स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है, इसमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्ववाद है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा स्थापना बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्र या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पाना, यानी जब स्वतंत्र व्यक्ति होगा तभी वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पा सकता है, तो यहाँ पर हमारा सही है। और तर्क क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही अस्तित्व का मूल आधार है, तो यहाँ पर यह गलत है हमारा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अस्तित्व का आधार नहीं होता है, कोई बंधन में रहकर भी खुद का अस्तित्व प्राप्त करता है, तो यहाँ पर जो है स्थापना सही और तर्क गलत होगा। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिधा से ही काम चलता है, व्यंजन की शक्ति अभिधा के अभाव में पंगु है, यानी यहाँ पर काव्य में अभिधा से ही काम चलता है, यह तो गलत है। काव्य में अभिधा के अलावा भी काम चलता है, लक्षणा का काम चलता है, व्यंजना का भी काम चलता है, तो फिर यह गलत है। तर्क क्या कहता है, अभिधा और व्यंजना की अपेक्षा लक्षणा श्रेष्ठ काव्य सृजन में सहायक है, तो यह जो है यह सही है, तर्क सही और स्थापना गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्रमांक जो है वह है बी, हमारा यहाँ पर सही होगा, तर्क गलत और स्थापना सही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सुंदर के प्रति सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक सी नहीं होती, यह बिल्कुल सही है। कोई एक व्यक्ति या वस्तु सुंदर है तो उस सुंदर के प्रति सभी की जो दृष्टि देखने की थी वह एक जैसी थोड़ी ही होगी, अलग अलग होगी ना, तो यह बिल्कुल सही है। जैसे कि गुलाब सुंदर है तो उस गुलाब की सुंदरता का बखान करने के अनेक लोगों के अनेक शब्द होंगे, एक ही शब्द थोड़े होगा, कोई कहेगा ब्यूटीफुल है, कोई कहेगा सुंदर है, कोई कहेगा लाजवाब है, ऐसा होगा ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य और विशिष्ट की संगति होती है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी तर्क और स्थापना और तर्क दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा 40 नंबर का है। इसमें है, देखो, स्थापना पढ़ते, रसास्वाद का अनुभूत्यात्मक रूप आनंदमय ही होता है, यानी यहाँ पर रसास्वाद का अनुभूत्या रूप जो है आनंद होता है, यानी रस का स्वाद जो आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, यह बिल्कुल सही है। अगला है, तर्क क्या है, क्योंकि रस आस्वाद नहीं आस्वाद्य है, अर्थात अनुभूति नहीं अनुभूति का विषय है, यह भी सही है, यानी यहाँ पर भी दोनों सही है, स्थापना और तर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित है। अभी कोरियाई जो लिपि है वह किस लिपि से विकसित हुई है, तो यह जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। कोरियाई लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहारी उपवर्ग की
बोलियां नहीं है। अभी बिहारी उपवर्ग की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी जो है वह बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है। बिहारी उपवर्ग की यहाँ पर कौन सी बोली है? तो बिहारी उपवर्ग की भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, लेकिन यहाँ पर अवधी जो है वह बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है। यहाँ पर नहीं है ऐसा नहीं पूछा है, तो नहीं को याद रखते हुए अवधी जो है वह बिहारी उपवर्ग में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी की से नहीं है? यानी यहाँ पर कौन सी बोली जो है पश्चिमी नहीं है? तो बघेली जो है वह पश्चिम में नहीं बोली जाती, पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंद की देशी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी सबसे प्रथम जो हिंद की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका उत्तर है हमारा जो है कवि अवधी ने सबसे प्रथम इसका उपयोग किया हुआ है। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। आमिर खुसरो भी लगता है, लेकिन आमिर खुसरो नहीं है। अगला प्रश्न है, सुर के भ्रमर गीत में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो सुर के भ्रमर गीत में क्या है? प्रेम है, भक्ति है, वांगविदता है, लेकिन रहस्य अनुभूति वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सुर के भ्रमर गीत में रहस्य अनुभूति नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चैतन्य संप्रदाय में नहीं है? तो यहाँ पर चैतन्य संप्रदाय में कौन सी विशेषता नहीं है? तो ब्रज गोपिया श्रेष्ठ है, यह विशेषता है उसमें। यहाँ पर विष्णु का स्थान सर्वोच्च है, यह जो है नहीं है, यानी विष्णु को वहाँ पर सर्वोच्च स्थान पर रखा नहीं गया। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ख्वाजा बंदे नवाज का दक्षिणी में लिखा ग्रंथ नहीं है? अभी यहाँ पर दक्षिणी में लिखा हुआ ख्वाजा नवाज बंदा की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो है वह है, देखो, इरशादनामा, यह जो है उसकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो दी हुए वह है चित्रकूट नरेश ने दी थी, चित्रकूट नरेश ने। अगला प्रश्न है, नागरी परिचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो नागरी परिचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है वह है, देखो, 1847, यह उसका ऑप्शन क्रमांक बी सही है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी ने किया हुआ है। यहाँ पर विश्लेषण बाद में करेंगे इसका। भूल गलती क्या पहनती है? अभी भूल गलती जो मुक्तिबोध की कविता है वह, उसमें भूल गलती जो है वह क्या पहन कर आती है? वह जो है वहाँ पर जीरह बख्तर पहनकर आती है, साड़ी नहीं पहनती, कवच नहीं पहनती और रेशम वस्त्र भी नहीं पहनती। ऑप्शन क्रमांक बी सी डी यह गलत है और ऑप्शन क्रमांक ये यहाँ पर हमारा सही है, जीरह बख्तर पहनकर भूल गलती बैठी है। अगला है, इनमें से कौन रात का रिपोर्टर उपन्यास का रचयिता? यानी रात का रिपोर्टर उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास जो है वह निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? तो राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में यहाँ पर कौन सा गांव है? तो गोपालगंज नहीं है, रामगंज भी नहीं है, दीवागंज भी नहीं है, लेकिन शिवपालगंज वहाँ पर है। तो ऑप्शन क्रमांक जो है यहाँ पर हमारा बी सही होगा। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन आया हुआ है तथा शिवपालगंज उसके राग दरबार में केंद्रित गांव है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित नहीं है? तो शेखर एक जीवनी भाग 1 में यहाँ पर जो है सरस्वती पात्रा है, शारदा भी है, मनिका भी है, लेकिन गौरा यह पात्रा नहीं है। तो ऑप्शन क्रमांक जो है, ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर, एक मिनट, ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर हमारा डी सही होगा। गौरा जो है वह शेखर एक जीवनी भाग 1 में नहीं है।
प्रेमचंद के अलावा किस लेखक ने पंच परमेश्वर शीर्षक से कहानी लिखी है? यानी प्रेमचंद ने तो पंच परमेश्वर कहानी लिखी है, लेकिन प्रेमचंद को छोड़कर अन्य किसने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है? तो रांगे राघव ने लिखी है। यशपाल ने नहीं लिखी है, आज्ञे ने नहीं लिखी है और जैनेन्द्र भी नहीं लिखी है। प्रेमचंद और रांगे राघव ने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सुरेंद्र वर्मा का एकांकी नहीं है? अभी यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा की एकांकी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर वे नाक से बोलते हैं, यह है। शनिवार को 2 बजे, यह भी है। हरी घास पर घंटे भर, यह भी है। लेकिन जो अजंता की जो नर्तकी है, यह जो है यह सुरेंद्र वर्मा की एकांकी नहीं है। तो ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त पेशे से क्या है? अभी आकाशदीप कहानी का जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, और उसका जो नायक है बुद्धगुप्त, वह पेशे से क्या है? तो वह पेशे से जो है जलदस्यु है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित नाटक है कौन सा है? अभी निम्नलिखित में से अश्वघोष के सौरानंद पर आधारित नाटक कौन सा लिखा हुआ है? तो यहाँ पर जो है मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, यह अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार कोकिला किस पर बैठकर कूक गई? यानी नागार्जुन के अनुसार कोकिला किस पर बैठकर कूक लगा रही या कूक गई है? तो वह जो है जली खूंटी टूट पर बैठकर कूक भर रही है। तो ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के लेखक कौन है? तो उठ जाग मुसाफिर यह किसका है? तो विवेकी राय का है। सबको पता है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, जहाँ मैं खड़ा हूँ भाग 1, रोशनी की पगडंडी, भाग 2, मैं टूटते बुनते दिन, भाग 3, वक्त 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा निम्नलिखित में से किसकी है? यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडी और टूटते बुनते दिन, यह आत्मकथाएं किसकी है? यानी एक ही लेखक की आत्मकथा है। तो यह जो है रामदर्श मिश्र की आत्मकथा इन 3 भागों में प्रकाशित है। इसका पहला भाग है मैं जहाँ खड़ा हूँ, दूसरा भाग है रोशनी की पगडंडी, और तीसरा है और टूटते बुनते दिन। तो इसका जो है रामदर्श मिश्र, यह उसका उत्तर सही होगा। और रामदर्श मिश्र की आत्मकथा 3 भागों में है। पहला भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडी और टूटते बुनते दिन, यह उसकी 3 भागों में रामदर्श मिश्र की आत्मकथा प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप और क्रम से आवृत्ति को क्या कहती है? यानी अनेक जो व्यंजन होते हैं उस व्यंजनों की एक बार स्वरूप और क्रम से आते हैं, तो उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको जो है उसको छेदानुप्रास कहते हैं। ऑप्शन क्रमांक हमारा 20 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सादरीकरण किससे होता है? अभी रामचंद्र शुक्ल सादरीकरण किससे कहते हैं? तो सादरीकरण रामचंद्र शुक्ल जो है अवलंबन धर्म से मानते हैं। अगला प्रश्न है, वचन क्रिया और रूप विन्यास की विकृति से उत्पन्न मन के उल्लास को क्या कहा जाता है? वचन क्रिया, ध्यान से पढ़ना चाहिए, वचन क्रिया और रूप विन्यास की विकृति से उत्पन्न मन के उल्लास को क्या कहा जाता है? तो इस मन के उल्लास को जो है हास कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक हमारा बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रसज्ञ रंजन ग्रंथ के आचार्य, अभी रसज्ञ रंजन ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह एक साधारण सरल शब्द है। प्रश्न है कि रसज्ञ ग्रंथ किसने लिखा है, लेकिन यहाँ पर पूछने का ढंग देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञान रंजन ग्रंथ के आचार्य कौन है? तो इसमें जो है ज्ञान रंजन ग्रंथ जो है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, उसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? अभी नीचे पंक्तियां दी हुई है और इस पंक्ति में कौन सा गुण है हमें पहचानना है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वर्ग पुनीत। तो इसमें जो है इसमें
कौन सा गुण है? तो इसमें कार्य व्यवहार नहीं, इसमें एक मिनट, इसमें जो है माधुर्य गुण होगा। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है? यानी उपमेय में उपमान का निषेध किस अलंकार में किया जाता है या किस अलंकार में होता है? तो यह जो है रूपक में होता है। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा? यानी प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा है, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? तो अरस्तु ने जो है एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। अरस्तु ने काव्य अनुकरण का जो संबंध है वह कार्य व्यापार से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर होनी चाहिए, किसका कथन है? यह किस विद्वान का कथन है कि वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर होनी चाहिए? तो यह जो है टी.एस. इलियट का कथन है। यह PYQ क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यह कथन दिया हुआ है कि वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ भी हो सकता है इस बार क्या देगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट का कथन कौन सा है? तो यहाँ पर यह ऑप्शन में यह कथन दिया जाएगा, यह कथन दिया जाएगा और अन्य 3 कथन दूसरे और दिए जाएंगे। तो इसलिए PYQ क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही है। प्रतीकवाद का घोषणापत्र किस अखबार में छपा था? अभी प्रतीकवाद का घोषणापत्र किस अखबार में छपा था? तो वह जो है यहाँ पर फिगारो इस अखबार में या इस समाचार पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र छपा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा परिवारों को उस परिवारों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर सुमिलित करना है भाषा परिवारों को। तो उसमें है देखो, काकेशियन परिवार जो है वह काकेशियन परिवार चेचेन, यानी यहाँ पर चेचेन नाम से जाना जाता है। मलय पॉलिनेशियन परिवार जो है वह यहाँ पर किस में है? तो यह जो है समोअन, यानी ये का सही है। और इसके बाद देखा जाए तो अल्ट्रो एशियाटिक परिवार जो है वह संताली में है आता है। और बुशमैन जो परिवार है वह आता है, देखो एकवे में आता है बुशमैन परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ पर डी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है कि भाषा परिवारों का सुमिलित करना है। यहाँ पर क्या सुमिलित करना है? हिंदी संस्थानों को उनके मुख्यालय, यानी यहाँ पर हिंदी संस्थान दिए हुए हैं और उन हिंदी संस्थानों को उनके मुख्यालय के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो है वह है चेन्नई में। और हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय जो है वह है प्रयागराज में। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उसके बाद केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ पर है? तो वह है नई दिल्ली में, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है। यहाँ पर जो है निम्नलिखित रचनाओं को, यहाँ पर उन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की यहाँ पर रचना है ठकुरी बाबा। तुलसीराम की रचना है अपहुदरी। यालो